जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जो आपकी सफलता में एक निर्णायक भूमिका निभाने का प्रयास करेगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित हैं। आज ये इसका आखिरी लेक्चर होगा और कल से हम अपने वित्तीय व्यवस्था अर्थात दूसरे टॉपिक पे हम शुरू करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे आज के। दोस्तों, हमने पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इकोनॉमी एवं इकोनॉमिक्स में अंतर को समझा था। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर को समझा था। इस चीज़ से आप रूबरू हो चुके होंगे कि किसको हम इकोनॉमी कहते हैं और इकोनॉमिक्स किसको हम कहते हैं। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ ली थी और वहीं पे हमने देखा था कि कैसे ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस थे और आपके समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस थे। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आगे के सारे टॉपिक्स में जो है कि उन शब्दों का और उन अवधारणाओं का प्रयोग होगा, तो बहुत ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आय का द्विचक्रीय प्रवाह या त्रिचक्रीय प्रवाह। तो कुल मिला के आज हमारा जो टॉपिक होगा वो चक्रीय प्रवाह पे रिलेटेड होगा, अर्थात जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे आप इनकम का श्रेय समझेंगे, अर्थात जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, चाहे वो आपके पास हो या मेरे पास हो या बैंकिंग संस्थाओं के पास हो या गवर्नमेंट के पास हो या कंपनी के जो मालिक होते हैं या कंपनी के पास होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि कैसे आय का एक प्रवाह चलता रहता है। अर्थात आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कि सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा ये अखबारों में जारी किया जाता है कि इस समय अर्थव्यवस्था में इतने लाख करोड़ रुपए लगभग चल रहे हैं, अर्थात सर्कुलेट कर रहे हैं। जब मोनेटाइजेशन हुआ था तो भी आपने देखा था कि लगातार आरबीआई ये डेटा निकाल रही थी कि मैंने गत वर्षों में जो है कि इतने सारे करोड़ रुपए जो है कि सर्कुलेट किए हैं मार्केट में, और अभी तक वो पैसे पूरी तरीके से नहीं आ पाए हैं, जब 500 एंड 1000 के रुपीज़ बंद किए गए थे मोनेटाइजेशन के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आय कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे गतिशील होती रहती है। आज हम इसके बारे में समझेंगे। आय के चक्रीय प्रवाह में 3 संस्थाएं मौजूद होती हैं, जिसको एक का नाम हम देखते हैं कि फर्म होती है, अर्थात जिसको हम कंपनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? कंपनी भी कह सकते हैं। और दूसरी होती है परिवार, हाउस होल्ड, और तीसरी होती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों, आप परिवार का अर्थ यह बिल्कुल मत लगाइएगा कि जैसे हमारे और आपके परिवार होते हैं जिसमें 4-5 लोग होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ईटीसी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम एक परिवार के रूप में कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर हम, इकोनॉमी की भाषा में अगर हम परिवार की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता को सूचित करती है। किसको सूचित करती है? एक उपभोक्ता को सूचित करती है। कहने का मतलब कि जो आर्थिक क्रियाएं करता है या जो व्यक्ति उत्पादन करता है या पूर्ति करता है उसकी, या किसी चीज की मांग करता है, इसी को हम जो है कि कहेंगे परिवार। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम जैसे अपने परिवार की बात करते हैं, उस परिवार को यहाँ पे हम शामिल नहीं करते हैं, बल्कि एक एक उपभोक्ता को हम परिवार कहते हैं। अब आपके घर में अगर 6 लोग सदस्य हैं, मम्मी पापा भाई बहन सबको मिला के 6 लोग अगर सदस्य हैं, तो वो सब लोग अपने आप में एक एक परिवार कहलाएंगे अर्थव्यवस्था की भाषा में। अर्थात इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उनको हम एक एक परिवार कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि आपके घर में 6 परिवार हैं, क्योंकि वो 6 लोग एक तरीके से उपभोक्ता हैं, कंजम्पशन करते हैं, अपनी अपनी मांग की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि इसमें परिवार भी होता है। और तीसरा आपने देखा कि एक इसमें गवर्नमेंट होती है, जो हर एक देश में होती है। वो इकोनॉमिक या आय के चक्रीय प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आइए हम इनके कार्य की बात करते हैं जरा। आप जानते हैं कि फर्म अर्थात कंपनी जो होती है वो क्या करेगी? किसी न किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेगी, अर्थात उत्पादन करेगी। लेकिन उस उत्पादन को करने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, उसको कुछ लेबर लगाने पड़ेंगे, या कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ एक रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं से लोन लेना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों की वो पूर्ति कैसे करेगा? अर्थात उसके लिए कुछ ना कुछ उसको व्यय करना होगा, और वही व्यय इसका निवेश व्यय कहलाता है। कैसा व्यय कहलाता है इसका? निवेश व्यय। अर्थात कंपनी के द्वारा जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है तो उस पे जो भी वो खर्चा करती है उसको हम निवेश व्यय कहते हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे निवेश क्यों हम कहेंगे, निवेश व्यय क्यों कहेंगे? क्योंकि कंपनी का एक प्रमुख लक्ष्य होता है कि लाभ अर्जित करना। कंपनी जब किसी प्रोडक्शन को बनाने में
15 रुपये मान लीजिए खर्च करती है, तो जब वो मार्केट तक पहुंचता है तो 20 रुपये तक आता है। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, वो कंपनी के पास जाता है, जो उसकी इनकम कहलाती है, अर्थात अर्जित आय कहलाएगी। तो निवेश व्यय के बाद ही उसको लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए वो जितना भी व्यय करता है प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम निवेश व्यय कहते हैं। चलिए हम अगले की बात करते हैं, परिवार की। अब आपको मैंने बताया कि परिवार एक व्यक्ति को हम कहते हैं एक तरीके से, जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, नहीं तो आप अपने परिवारों के साथ जोड़ देंगे तो आपका टॉपिक कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं कि परिवार की बात अगर हम करते हैं, तो परिवार को मैंने पहले ही बताया कि एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो कि क्या करते हैं, श्रम करते हैं। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोग कुछ ना कुछ श्रम करते होंगे, अर्थात वो अपने श्रम के क्या हैं, मालिक हैं, अपने श्रम के मालिक हैं, और इसके बदले में उन्हें कुछ इनकम प्राप्त होती होगी, जिसको हम कहते हैं पारिश्रमिक। क्या कहते हैं इसको, पारिश्रमिक। और मैंने पिछली ही क्लास में आपको बता दिया है कि श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक श्रम और एक होता है आपका मानसिक श्रम या बौद्धिक श्रम। अब मैं यहाँ पे डिटेल में इसकी चर्चा नहीं करूँगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो पिछली क्लास को मेरी देखें। चलिए आगे हम देखते हैं कि सरकार इसमें क्या भूमिका अदा करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सरकार का यहाँ पे जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं, सरकार का जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं जो है कि फर्म और परिवार के व्यवहार को नियमन करना। यहाँ पे देखिए, फर्म और परिवार के व्यवहार का नियमन करना। अब यहाँ पे आप व्यवहार का मतलब समझ सकते हैं कि वो जो उसकी मांग होती है, मानव का व्यवहार क्या कहता है, अर्थव्यवस्था, मांग और आपूर्ति के बीच का ये संबंध होता है। कहीं ना कहीं किसका संबंध होता है, आपूर्ति और मांग। उसने अगर 2 रोटी की मांग की है तो उसको 2 रोटी के बराबर आपूर्ति भी होनी चाहिए। सरकार इसकी व्यवस्था देखती है और साथ ही साथ वो यह भी देखती है कि जो कंपनियां हैं, जो फर्म हैं, कहीं वो उसका प्राइस न तय कर दें, या मतलब प्राइस बहुत अधिक ना कर दें कि जितना कि परिवार अर्थात उपभोक्ता उसका प्रयोग ही ना कर सकें। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा राइट्स वगैरह होते हैं, अर्थात हड़तालें होती हैं। आपने देखा होगा और अक्सर सुना भी होगा कि श्रमिकों की हड़तालें हो गई या यूनियन की हड़तालें की गई हैं यूनियन के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी फर्म के जो मालिक होते हैं वो श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, या उनके ऊपर जो है कि काफ़ी नियमों का, कड़ा नियमों का पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में जब परिवार अर्थात श्रमिक जो होते हैं हड़ताल करते हैं, तो हड़ताल के माध्यम से कहीं वो आगजनी या हिंसा न भड़का दें, ऐसी स्थिति में सरकार उनके व्यवहार को भी नियमन करती है, रेगुलेट करती है, उनकी मांगों को मानने का और मनवाने का प्रयास करती है कंपनी से, ताकि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो सके और आगजनी या हिंसा ना हो सके। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि सरकार यहाँ पे परिवार के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है और फर्म के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है। चलिए अभी आपको और डिटेल में इसके बारे में मैं समझाता हूं, तो शायद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनकम का अर्थात आय का चक्रीय प्रवाह अर्थात रोटेशनल फ्लो होता रहता है, सर्कुलर फ्लो होता रहता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं चक्रीय प्रवाह, जिसको हम कहते हैं द्विचक्रीय प्रवाह, एक होता है त्रिचक्रीय प्रवाह और एक होता है चतुर्थ चक्रीय प्रवाह या 4 चक्रीय प्रवाह। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये मत कीजिएगा कि सर एक चक्रीय प्रवाह क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी प्रवाह में अर्थात आय के चक्रीय प्रवाह में कंपलसरी रूप से जो है कि 3 आर्थिक संस्थाएं तो मौजूद रहेंगी। अगर एक चक्रीय प्रवाह होगा तो आपका पैसा आप ही के पास रहेगा, तो उसमें चक्र कहाँ हुआ, अर्थात वो फ्लो कहाँ हुआ, सर्कुलेशन नहीं हो सका। इसका मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो कल भी आपके पास 10,000 रुपये रहेंगे, उसमें सर्कुलेशन नहीं हुआ। लेकिन जब आप किसी अपने छोटे भाई को या किसी दोस्त को जब आप कुछ पैसा देते हैं और 2 महीने 1 महीने बाद जब आप पैसा वापस लेते हैं, तो आप देखते हैं कि मनी का सर्कुलेशन होता है, अर्थात आपको कुछ पैसे देते हैं आप और आप कुछ पैसे लेते हैं, तो इसमें 2 लोगों की कम से कम भूमिका हो जाती है। इसीलिए हम द्विचक्रीय प्रवाह और त्रिचक्रीय प्रवाह और 4 चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं द्विचक्रीय प्रवाह की। बहुत अच्छा मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए, आई होप कि आपको पूरा इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने कोई लाइन टू लाइन नहीं लिखा है, मैं डायग्राम और जो है कि माइंड मैप के थ्रू पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो बहुत ही इफेक्टिव होता है स्टडी में। अगर आप पूरी एक किताब पढ़ते हैं और अगर उस किताब को अपनी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में उसको कंसाइज नहीं कर सकते, तो समझिए आपको किताब पढ़ने का फिर कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा।
इसीलिए जब भी पढ़ाई कीजिए तो उसमें कोशिश किया करिए कि उसको आप छोटे फॉर्म में या अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, जिसमें आप माइंड मैप के थ्रू कुछ कुछ पॉइंट्स को इंटरलिंकिंग करके आप समझने का प्रयास करिए। उसी तरीके से मैंने इसमें डायग्राम बनाया है, आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने द्विचक्रीय प्रवाह, आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा द्विचक्रीय प्रवाह। अब मैं इसके बारे में डिटेल से पूरा बताता हूँ आपको। देखिए, पहली नज़र में आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर किधर से हम चलें और किधर से हम ख़त्म करें। मैं बताता हूँ, एक एक तरफ से आप देखिएगा और मेरे साथ चलिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि फर्म है एक, जिसको मैंने पहले ही बताया कंपनी, और एक परिवार है, ये भी आपको पता है, उपभोक्ता जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे एक नई टर्म्स है, एक वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बैंक, या जो भी कोई ऐसी संस्था जो आपको लोन दे सके या आपकी बचत को जमा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ पैसा कमाते हैं और आप अपने पिताजी के पास कुछ पैसा जमा कर दें या अपने दोस्तों के पास कुछ पैसा जमा कर दें, और ज़रूरत पड़ने पे वो दोस्त आपको ऋण भी दे सके, अर्थात कभी लोन दे सके, तो वो आपके लिए एक वित्तीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात आपको जहाँ से बचत और ऋण दोनों ही कार्य पूरे हो सके, उसको हम वित्तीय संस्था कहते हैं। लेकिन हम अपने देखते हैं कि वित्तीय संस्था के रूप में जो सबसे प्रचलित संस्था कहलाती है वो होती है बैंक। हम आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे नहीं करती हैं, क्या उनकी परसेंटेज होती है, सारी चीज़ों की हम बात कल के लेक्चर से शुरू कर देंगे। हम यहाँ देखते हैं वित्तीय संस्था आप देख रहे हैं, और परिवार है और फर्म है। अब आपको देखना है कि परिवार क्या होता है। आपको पता है कि ये जो उपभोक्ता होता है इसके पास क्या होगा, मैंने अभी ऊपर बताया कि इसके पास श्रम करने की शक्ति होती है। क्या होती है? श्रम करने की शक्ति होती है, अर्थात वो अपनी सेवा दे सकता है। और फर्म क्या होती है? वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है। वो उसके पास रुपए भी हैं, लेकिन उसके पास लेबर नहीं होंगे तो वो किसी भी प्रकार से जो है कि प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए ये फर्म ए है और ये उपभोक्ता बी है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये फर्म ए है और ये उपभोक्ता बी है, परिवार जिसको हम कहते हैं। फर्म ए ने सोचा कि मेरे को 4 ब्रेड के पैकेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 4 ब्रेड के पैकेट बनाने हैं, लेकिन उसके पास कोई श्रम नहीं था। वो दौड़े हुए जाता है और कहता है परिवार से, अर्थात उपभोक्ता से, कि क्या तुम मेरी कंपनी में 4 ब्रेड के पैकेट बनाओगे? तो वो कहता है जरूर सर, मैं आपको अपना श्रम दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो फर्म कहती है कि मैं इसके बदले में आपको इनकम दूंगा, अर्थात क्या दूंगा? आय की प्राप्ति। अब ध्यान से समझिएगा, ये एरो के साथ आप समझते हुए चले जाएंगे और एरो के साथ बहुत ही इजीली आप समझ लेंगे। परिवार ने क्या कहा कि मैं आपको श्रम देने के लिए तैयार हूं। देखिए एरो के निशान बता रहे हैं कि कंपनी में आ रहा है लेबर। कंपनी ने कहा कि मैं भी आपको आपकी सैलरी दूंगा, अर्थात पारिश्रमिक देने का पूरी तरीके से इंतजाम करूंगा। तो यहाँ पे ये जो पैसे मिले श्रम के बदले, ये परिवार की आय हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर? परिवार की आय कैसे हुई? उसने फर्म को अपना श्रम दिया 4 पैकेट ब्रेड बनाने के लिए, और फर्म ने 4 पैकेट के बदले जितना उसकी इनकम हो सकती थी उतना उसको मिल गया, उपभोक्ता को या परिवार को। लेकिन आप देखना कि ये कहीं ना कहीं जो पैसे दिए गए हैं फर्म के द्वारा, वो कहीं ना कहीं व्यय हैं। आप देखिए व्यय कर रहा है वो, लेकिन क्या वो व्यय बिना प्रॉफिट के करेगा? बिल्कुल नहीं। जितना उसने परिवार को आय दी होगी या पारिश्रमिक दिया होगा, उससे कुछ रुपए अधिक करके ही वो मार्केट में उस ब्रेड का प्राइस तय करेगा, जिससे वो अपना भी प्रॉफिट कमा सके। अर्थात उसने जो पैसे दिए हैं श्रमिक को, वो कहीं ना कहीं निवेश व्यय के रूप में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये फर्म 4 पैकेट बना लेती है और ये परिवार जब अपने घर जाता है, श्रमिक अपने घर रहता है, तो यहाँ से क्या होता है? ये वस्तुओं का उत्पादन करके फर्म क्या करती है? मार्केट में उपलब्ध करा देती है। कहाँ उपलब्ध करा देती है? मार्केट में उपलब्ध करा देती है। और उसी मार्केट में यही श्रमिक या कोई और दूसरा श्रमिक जाता है और वो क्या करता है? इन वस्तुओं को खरीद लेता है, खाने के लिए या किसी भी वस्तु को यूज करने के लिए। परिवार ने इस वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा व्यय किया उसको हम कहते हैं उपभोग व्यय। क्या कहते हैं उसको हम? सॉरी, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई कि ये उपभोग व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? इसका उपभोग व्यय।
अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये कंपनी ने ब्रेड या कोई भी वस्तु जब मार्केट में उतारी होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब उतारी होगी तो उससे उसको कुछ ना कुछ प्राइस मिलेगी, और यही जो पैसा उपभोग व्यय के रूप में जो जाता है वो किसके पास जाएगा? वो पैसा आप देखेंगे कि वो उपभोग व्यय जरूर उसने वस्तुओं के लिए किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पैसा फर्म के पास पहुंचता है, और फर्म की यही क्या हो जाती है? आय हो जाती है, अर्थात इनकम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि फर्म ने पहली बार में आप देखेंगे कि फर्म ने पहली बार में क्या दिया कि, एक मिनट, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है कि, अब आप देखिए उपभोग व्यय किया तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए परिवार को मिली होगी 20 रुपए की तनख्वाह एक कंपनी के द्वारा, उसने 10 रुपए उपभोग कर लिए, उसके पास 10 रुपए बच गए। अगर वो अपने पास घर में रखता है तो उस पे उसको ना तो कोई ब्याज मिलेगा, और 10 रुपए वो आज अगर रखता है 1 साल बाद भी वो 10 रुपए के ही रूप में उसे मिलेंगे। लेकिन अगर उसने किसी एक वित्तीय संस्था अर्थात कि बैंक में अगर वो अपने पैसे जमा किए, तो कुछ इस पे उसको ब्याज मिलेगा। हो सकता है उसको 1 साल बाद वो 12 रुपए के मिले, 12 रुपए में मिल जाए, तो उसको फायदा हुआ 2 रुपए का। और जब ऐसी स्थिति में परिवार जब बैंक को पैसा जमा कर रही होगी तो उसको जरूरत पड़ने पर बैंक उसको ऋण भी तो प्रदान करेगी, उसकी जरूरत जब होगी तो उसको ऋण भी प्रदान होगा। इसी तरह से जब कंपनी ने अपनी इनकम कमाई, अब मान लेते हैं हम कंपनी ने 50 रुपए खर्च किए थे फर्म ने, उसमें से उसने 30 रुपए श्रमिक को दे दिए थे व्यय के रूप में, उसके पास 20 रुपए का प्रॉफिट बचा। 20 रुपए में से कुछ रुपए उसने बचत करने के लिए अपनी कहाँ डाल दिए? बैंक में डाल दिए, अर्थात वित्तीय संस्था में रख दिए। और ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्था भी उसको इन्वेस्ट करने के लिए या निवेश करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से फर्म के द्वारा पहले पैसा श्रमिक को दिया गया और श्रमिक ने उसका उपभोग व्यय किया, और व्यय करने के बाद वो फर्म की आय बन जाती है, और दोनों ही लोग फर्म अर्थात परिवार अपनी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा व्यय करते हैं, और जो हिस्सा बचता है उसको बचत के रूप में बैंकों में जमा कर देते हैं। और जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में पैसे अधिक होंगे, तो बैंक के पास भी इतनी शक्ति हो सकेगी, इतने पैसे आ सकेंगे कि वो जरूरत पड़ने पर दूसरे उपभोक्ता को या उसी उपभोक्ता को या किसी एक कंपनी को निवेश करने के लिए कुछ पैसे प्रदान कर देगी। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको आपको समझा दिया है। चलिए इसी में बस हम एक और पॉइंट को ऐड करेंगे तो आप समझ जाएंगे त्रिचक्री प्रवाह को। ध्यान में रखिएगा कि आपने अभी द्विचक्री प्रवाह पढ़ा था, और उस द्विचक्री प्रवाह में हमने जो मुख्य रूप से स्टडी की थी उसमें हमने फर्म को देखा था, वित्तीय संस्था को देखा था, और परिवार को देखा था। द्विचक्री प्रवाह में आपने देखा कि परिवार ने अपना श्रम दिया और फर्म ने उसके बदले उसको पारिश्रमिक दिया, ठीक, जो उसका फर्म का व्यय था लेकिन परिवार की आय बन गई। और उसके बाद जो फर्म ने मार्केट में वस्तुओं का उत्पादन करके लाया, उसके पश्चात क्या हुआ कि परिवार ने उसका उपभोग किया, और यही उपभोग व्यय फर्म की आय बन गई। ये तो द्विचक्री प्रवाह था जो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया। अब इसमें जब आप सरकार को ऐड करते हैं तो तीसरा एक चक्र आता है। मैंने पहले ही बताया था कि फर्म, परिवार और सरकार ये तीनों आर्थिक संस्थाओं के रूप में मुख्यतः काम करती हैं या आर्थिक भूमिका में निभाती हैं। सरकार क्या करेगी? मैंने पहले ही बताया कि फर्म और परिवार के व्यवहार का नियमन करती है। तो सरकार भी कहेगी फर्म से कि आपने जितना भी पैसा कमाया है उसका कुछ हिस्सा हमें टैक्स के रूप में दीजिए। फर्म ने कहा सरकार से कि भाई हम आपको टैक्स क्यों दें, आपने ऐसा क्या किया हमारे लिए? तो सरकार कहेगी हम भी आपके लिए व्यय करते हैं, अर्थात कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि फर्म के पास तो इतना पैसा है कि वो अपने सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, तो वो सरकार से क्यों लेगा किसी चीज़ के लिए मदद? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फर्म अपनी कंपनी का मालिक होता है, पूरे देश या पूरी भूमि या पूरे क्षेत्र या पूरे श्रमिक अर्थात संसाधन के जो उत्पादन के जो 4 संसाधन है उसका वो स्वामी नहीं होता है। सरकार के द्वारा जमीन प्रोवाइड की जाती है जिसको हम भूमि अधिग्रहण बिल संबंधित मुद्दों में हम देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ मानकों का जो है कि स्पष्टीकरण करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तमाम इस तरीके के उसके पास सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस दिए जाते हैं कंपनी को, जिसके पश्चात वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर पाता है।
अगर ये सारी सुविधाएं या यह सारी अनुमति सरकार न दे तो इसके बदले में फर्म कहीं पे भी अपनी कंपनी नहीं चला सकेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि सरकार यहाँ पे फर्म को किस प्रकार की कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करती है जिसके लिए वो व्यय करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब सरकार ने व्यय किया है फर्म के लिए तो फर्म का भी कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो भी अपना टैक्स प्रदान करे। हम टैक्स के बारे में आगे डिटेल में समझेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दूं कि टैक्स देना एक तरीके से अनिवार्यतः कानूनी प्रावधान है। इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि हमने टैक्स दिया है तो हमें बदले में कुछ सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, यह बिल्कुल नहीं है। यह प्रतिफल की आपूर्ति की या प्रतिफल की उम्मीद नहीं करता। टैक्स देने के पश्चात हम यह नहीं कह सकते कि हाँ मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए अनिवार्यतः, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। खैर हम यहाँ पे टैक्स में डिटेल नहीं करेंगे, हम आगे डिटेल से बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसी तरीके से उपभोक्ता को भी अर्थात श्रमिक को भी सरकार के द्वारा कुछ कल्याणकारी व्यय किया जाता है। सरकार के द्वारा कुछ कल्याणकारी व्यय किया जाता है और उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा की जाती है, शिक्षा की सुविधा की जाती है, चिकित्सा की सुविधा की जाती है, उसके लिए रोजगार की सुविधा की जाती है। इस तमाम प्रकार की जो कल्याणकारी सुविधाएं देते हैं तो उपभोक्ता से सरकार कहती है कि आप भी अगर टैक्स के स्लॉट में आते हैं तो आप हमें टैक्स दीजिए। और इन्हीं दोनों माध्यमों से सरकार की इनकम क्रिएट होती है, अर्थात सरकार की आय कहाँ से आती है, इन्हीं दो प्रमुख स्रोतों से आती है। मैंने वर्ड यूज किया प्रमुख स्रोतों से, हम आगे बताएंगे कि सरकार की आय के और कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो फर्म से उसको मिला टैक्स, बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू, वहीं उपभोक्ता यानी कि परिवार से भी उसको आय मिली, तो इस प्रकार से सरकार की आय अर्जित हो जाती है। लेकिन सरकार ने इसके बदले में उनको क्या दी, कल्याणकारी सुविधाएं दी। अब आप समझ गए होंगे कंपनी के लिए तमाम प्रकार के लाइसेंस देना, सिंगल विंडो प्रदान करना, जहां से पर्यावरण से संबंधित, भूमि से संबंधित, पॉल्यूशन से संबंधित सारे सर्टिफिकेट से सारे लाइसेंस एक ही जगह से प्रदान हो जाना। वहीं उपभोक्ता को उसने पारिश्रमिक के रूप में जॉब दी, अर्थात रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दी, खाद्य सुरक्षा दी। इन तमाम चीज़ों का प्रयास जो सरकार करती है उसके बदले में टैक्स की प्राप्ति करती है। आई होप कि अब आपको दो चक्रीय और त्रिचक्रीय प्रवाह आपको समझ में आ गया होगा। दो चक्र में फर्म और परिवार मुख्य भूमिका में होते हैं, वित्तीय संस्था कॉमन रूप से काम करती है। वहीं अगर आप त्रिचक्रीय में बात करेंगे तो सरकार भी एक तीसरी संस्था के रूप में शामिल हो जाती है। चलिए अब एक आखिरी बचता है चार चक्रीय प्रवाह। हम देखते हैं चार चक्रीय प्रवाह में आप यहीं पर देख लीजिए कि तीन चक्रीय प्रवाह, अब यहाँ पे ये देखिए कि फर्म अधिक से अधिक प्रॉफिट के लिए क्या करेगी, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगी, अधिक प्रोडक्शन करना चाहेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा प्रोडक्शन परिवार अर्थात कंज्यूमर जो है कि कंज्यूम कर जाएगा? ऐसा होता है कि कंपनियां इतना अधिक प्रोडक्शन करती हैं अर्थात इतना अधिक आपूर्ति करती हैं कि पूरी तरीके से परिवार के द्वारा वो उपभोग नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में कंपनी अधिक प्रॉफिट के लिए अपने सामान को विदेशों में बेचना शुरू कर देती हैं, अर्थात वो दूसरे देशों में भेजना शुरू कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं निर्यात करना। विदेशी व्यापारी चाहे वो अमेरिका के हों, जापान के हों, चाइना के हों, ब्राज़ील के हों, इटली के हों, जिबूती, कई सारे देशों से फर्म का संबंध होता है व्यापारिक रूप से, और वो निर्यात और आयात की क्रिया को शामिल हो जाते हैं। मान लीजिए फर्म को कहीं से रॉ मटेरियल्स चाहिए और वो रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी का भारत में नहीं मिल पा रहा है, तो फर्म का जो मालिक होगा वो क्या करेगा, विदेशों के कंपनियों से या विदेशी लोगों से संपर्क करेगा और अपने लिए रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति करेगा, अर्थात क्या करेगा, आयात करेगा। हो सकता है उसको एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए हो तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी भी आयात करेगा। इन सारी चीज़ों की पूर्ति करेगा और साथ ही साथ जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उन प्रोडक्शन को वो निर्यात भी करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे मैं चार चक्र में किसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं चार चक्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर चक्र में जो तीन चक्र का पूरा प्रवाह, त्रिचक्रीय प्रवाह को पूरा आप इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ आप आयात एवं निर्यात को भी उसमें शामिल कर देंगे। आयात निर्यात अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्म अपने प्रॉफिट के लिए अधिक से अधिक प्रोडक्शन करती है, उसके पश्चात वो मैक्सिमम सामान की जब आपूर्ति यहाँ हो चुकी होती है, कंजम्पशन हो चुका होता है अपने एक देश में, एक क्षेत्र में उपभोक्ताओं के द्वारा, और बचे हुए सामान को या अपने प्रॉफिट के लिए वो निर्यात कर देती है। आवश्यकता पड़ने पर उसी फर्म के द्वारा
जब किसी टेक्नोलॉजी का या किसी पूंजी का या किसी श्रमिक या रॉ मटेरियल्स का आयात किया जाता है तो हम उसी में कहते हैं कि अब वो व्यवहार कर रही है आयात और निर्यात का। अर्थात फर्म ने आयात और निर्यात करना शुरू कर दिया या किसी एक देश की आर्थिक स्थिति ने जब आयात निर्यात दूसरे देशों से किया तो हम देखते हैं इसमें ये 4 चक्रीय प्रवाह कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एक नज़र देख लेते हैं। हमने आय का द्विचक्रीय प्रवाह देखा था जिसमें फर्म और परिवार की बात थी। रिवीजन करा देते हैं हम लोग आपस में। देखिए कैसे किया कि परिवार ने श्रम दिया और फर्म ने उसके बदले में पारिश्रमिक दिया। फिर उसी फर्म ने प्रोडक्शन किया वस्तुओं का मार्केट में और परिवार ने उसका कंजम्पशन किया और साथ ही साथ जो परिवार ने व्यय किया वो उसका उपभोग व्यय था और फर्म की आय जो है कि होती है इसी से। और जब इसी में सरकार आके कहती है कि हम आपके लिए कुछ कल्याणकारी सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं और इसके प्रति या इसके बदले में हमें टैक्स दीजिए, तो ये 3 चक्रीय प्रवाह होता है। और जैसे ही हम आयात और निर्यात की क्रियाओं को जोड़ देते हैं अर्थात आयात और निर्यात के व्यवहार को जोड़ देते हैं तो उसे हम त्रिचक्रीय प्रवाह कहते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है। वो अगर आप देखेंगे तो आय का जो त्रिचक्रीय प्रवाह है वो संसाधनों की गतिशीलता को दर्शाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप किसी भी एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह संसाधनों की गतिशीलता को दर्शाता है। और आपको पता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। और बाकायदा मैंने पिछले लेक्चर में आपको उत्पादन के संसाधनों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से समझाया है और बहुत ही सरल भाषा में। जो बच्चे आज नए जुड़े हों इस चैनल से वो कृपया पहले की वीडियो को जरूर समझें। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक ग्रॉस सेविंग मैंने लिखा है अर्थात सकल बचत। आपको मैंने पहले बताया था द्विचक्रीय प्रवाह में कि जो परिवार होगा वो भी अपनी कुछ इनकम बचाता होगा और उसको वो कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करता है। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे फर्म के लिए मैंने सीओ लिखा अर्थात कंपनी, ये भी कुछ अपना पैसा बैंक में जमा करती होगी। और जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी सकल बचत करती है जो सामान्यतः जो है कि बैंक अर्थात आरबीआई में जमा करती है। किस में जमा करती है? आरबीआई अर्थात कि केंद्रीय बैंक में वो जमा करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तीनों ही संस्थाएं हाउस होल्ड, सेविंग ऑफ कंपनी या फर्म, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, जब ये तीनों ही संस्थाएं अपनी अपनी बचत को सुनिश्चित करती हैं तो उसी को हम कहते हैं ग्रॉस बचत। अर्थात संपूर्ण रूप में कितनी बचत हुई? फर्म ने अपनी बचत की, परिवार ने अपनी बचत की, गवर्नमेंट ने भी अपनी बचत की। इस सारी बचत को हम जब जोड़ते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्रॉस बचत। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैंने इसमें कुछ नया टॉपिक ऐड किया है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि अभी पिछले साल भी जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक, विजया बैंक का जो है कि विलय किया गया। वहीं आप सुन रहे होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक का विलय। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं इन बैंकों के, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी जानकारी आज मैं साझा करूंगा और जो शायद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ये अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बैंकों का विलय होता है तो उसके पश्चात ग्राहकों पे क्या प्रभाव पड़ता है। 2-3 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से पूछेगा क्या सही है क्या नहीं सही है। ये लगातार बहुत चर्चा में बने हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पे मैं 4 बैंकों की डिटेल दे देता हूँ जिसमें मर्जर हुआ है बैंकों का। आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे नंबर पे आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक का विलय होने की बात हो चुकी है अर्थात कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। फिर आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इनका विलय हुआ है और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक इनका आपस में मर्जर हुआ है। जब ये पूरी मर्जर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके पश्चात केवल और केवल हमारे पूरे भारत में 12 सार्वजनिक बैंक ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 12 सार्वजनिक बैंक बचेंगे।
देखिए 12 सार्वजनिक बैंक हो जाएंगी जब ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के पश्चात आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 12 सार्वजनिक बैंकों की संख्या है। अर्थात जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम जो होने वाला है, शायद जब भी हो जाए, कोरोना के खत्म होने के बाद जब भी होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं इस तरह के क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन रखे जाते हैं उनके प्रभाव से। देखिए ये आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दूसरे बैंक में खाते होंगे और उनके खाते जो है कि किसी बैंक में शिफ्ट हो गए होंगे या मर्जर हो गया होगा, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसकी बात करते हैं। पहली चीज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि देना बैंक के आप कस्टमर हैं। मान लीजिएगा आप देना बैंक के कस्टमर हैं और यही चीज आप सभी बैंकों की क्रिया पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देना बैंक के कस्टमर हैं, लेकिन अब आपका बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर चुका है, तो आपको एक नया अकाउंट नंबर मिलेगा, पहली चीज बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगा, और नया एक IFSC कोड मिलेगा जो सामान्यतः पेमेंट को कहीं भेजना होता है या कहीं पे आप पेमेंट कर रहे होते हैं या किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो एक IFSC कोड पूछता है। तीसरी चीज, आपको नई जो है कि चेकबुक मिलेगी, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी। देना बैंक की जगह अब ये किसकी हो जाएगी, अब ये सारी चीजें बैंक ऑफ बड़ौदा की हो जाएंगी। अर्थात अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो चुके हैं और आप उसके ग्राहक हो चुके हैं। लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जिन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपने जो एफडी या आरडी की होगी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसके बारे में हम कल के अध्याय में या परसों के अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए, जब हम लोग कोई फिक्स डिपॉजिट एक बड़ा अमाउंट बैंक में जमा करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट हमें बैंक देती है। मान लेते हैं कि हमने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा दिया है। बैंक ने कहा कि हम आपको 6.53 पर ईयर इंटरेस्ट देंगे, अर्थात 6,500 रुपए आपको 1 लाख पे मिलेगा 1 साल में। इसी बीच आपके देना बैंक का शिफ्टिंग हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई रेट अगर इससे अधिक होगी तो क्या वो अप्लाई होगी, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जो आपकी एफडी और आरडी पर जो ब्याज था 6.5% का, वही रहेगा। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की नई इंटरेस्ट रेट का फायदा लेना है ब्याज दर का, तो आपको नया एक फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। दूसरी एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपने लोन लिया होगा, ऋण लिया होगा, उसके बारे में क्या होगा सर। आपने जो भी ऋण ले रखे होंगे, लोन लिए होंगे, उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मान लेते हैं कि देना बैंक से आपने 5 लाख रुपए लोन लिया है, जिसकी ब्याज दर 10% के हिसाब से है कि आपको 10% के हिसाब से रिटर्न करना है। आपका बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में जब शिफ्ट हो गया और वहां की जो ब्याज रेट है उसी लोन पे जिस कारण के लिए आपने लिया है उस पे 6% की ब्याज रेट है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपकी ब्याज रेट 6% चलेगी, जी नहीं। आपने जो देना बैंक की 10% की लोन ली है वही आपकी ब्याज दर चलती रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे प्रभाव के रूप में कि आपके ये ऊपर के ABC, जिसको मैंने एक अलग ब्रैकेट में किया, कि ये पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएंगे, और D और E जो अलग ब्रैकेट में ये परिवर्तित नहीं होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकों का जो विलय हो रहा है उनका आपके व्यावहारिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके इसमें किसी में खाते हैं ऐसे बैंकों में जो किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर गए, तो आप अपने बैंक के शाखा में जाइए, ब्रांच में जाइए और ये सारी चीजों के बारे में जानकारी लेकर उसको अपडेट कराइए। एक छोटा सा और टॉपिक मैंने इसमें रखा है, नेफ्ट और आरटीजीएस। आप लगातार सुनते होंगे कि नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में आप बहुत सुनते होंगे। मैंने इस पे कुछ पॉइंट रखे हैं। देखिए इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी है, ये आप लोग खुद गूगल में सर्च कर लीजिएगा। बस इसके मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूं जो सामान्यतः आपको पता भी होंगे। ये 2005 में आरबीआई के द्वारा चालू किया गया। ऐसा क्यों किया गया, जब लोगों को पैसा ट्रांसफर करना होता था अधिक मात्रा में, तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने नेट का सहारा लेना शुरू कर दिया, अर्थात नेफ्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। अगर आपको अपने भाई को या कहीं पे भी पैसे भेजने हैं पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए, मान लीजिए आपको 10 रुपये ही भेजने हो, 10 रुपये तो हालांकि कोई नहीं भेजेगा पढ़ाई के लिए, लेकिन इसमें न्यूनतम सीमा नहीं होती है, आप 1 रुपये भी भेज सकते हो नेफ्ट से। वहीं अधिकतम सीमा भी इसकी कुछ नहीं होती है, आप लाखों करोड़ों रुपए भेज सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें होती है कि ये जब भी पैसा भेजेगा तो किस्तों में भेजेगा। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए जो है कि भेजने की बात की, कितने की, 2 लाख रुपए की,
तो ये आपका 50,000 जो ये 50,000 मिनिमम होता है, इसी रुपए से जो है कि भेजना शुरू करेगा। तो आपको 4 स्लॉट में ये पैसा मिलेगा। 50,000 रुपीज़ आज, 50,000 बाद में, 1 घंटे 2 घंटे अगले दिन, 50,000 फिर अगले दिन, 50,000 अगले दिन। तो इस तरीके से नेफ्ट भेजता है। आपको 2 लाख रुपए एक बार में नहीं पहुंचेंगे, 50-50 हज़ार रुपए की किस्तों में भेजता है। अच्छा, पहले आप देखते होंगे 2019 के पहले कि नेफ्ट के पैसे को जब ट्रांसफ़र करते हैं नेफ्ट से, तो उस पर कुछ शुल्क लगाती थी बैंक, लेकिन अब इस पे शुल्क नहीं लगता। और ये करंट अपडेट्स है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि नेफ्ट की प्रक्रिया में आप कितना शुल्क अदा करते हैं, क्या शुल्क देना होता है या नहीं, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा 2019 जुलाई 2019 से प्रक्रिया लागू कर दी गई है कि अब कोई भी इस पे शुल्क नहीं लिया जाएगा। अर्थात नेफ्ट की प्रक्रिया अब मुफ्त कर दी गई है, उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से आरटीजीएस में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आप इसको समझ लेंगे तो नेफ्ट और आरटीजीएस में अंतर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आरटीजीएस की प्रक्रिया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जो 2004 में शुरू हुआ है आरबीआई के द्वारा। इसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपको 2 लाख रुपए भेजने हैं अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को, तो आप एक ही बार में पूरा पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस में ये मूलभूत अंतर है। नेफ्ट में क्या होता है, पैसा किस्तों में जाता है, और आरटीजीएस में क्या होता है, पैसा एक बार में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अगर कोई बड़ी डील हो रही हो, जैसे आपको ज़मीन खरीदनी हो 10 लाख की या 15 लाख की, कोई गाड़ी खरीदनी हो 10-12 लाख की, तो आप क्या करते हैं, आरटीजीएस सामान्यतः करते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी के पास एक ही बार में पूरा पैसा पहुंच जाए। और इसमें एक सीमा होती है। अगर आप देखेंगे न्यूनतम लेकिन 2 लाख रुपए भेजने होंगे। 2 लाख रुपए से आप कम रुपए को नहीं भेज सकते हैं। 2 लाख रुपए दीजिए, बैंक तुरंत आपका पैसा पहुंचा देगी। अगर आप 1 लाख रुपए ले जाके कहें कि भैया मुझे आरटीजीएस कराना है, तो मना कर देगा, कहेगा सर 2 लाख रुपए से नीचे हम आरटीजीएस नहीं करते हैं। इसके लिए आप नेफ्ट की प्रक्रिया अपना लीजिए, क्योंकि नेफ्ट में न्यूनतम कोई सीमा नहीं है, आप 1 रुपए भी भेज सकते हैं। आई होप कि आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसकी एक और बेनिफिट है कि इसमें कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती है, इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आरबीआई ने इस पर भी कोई शुल्क नहीं लेने का प्रावधान कर दिया है। ये भी 1 जुलाई 2019 से प्रभावी है। अर्थात आप समझ गए कि नेफ्ट और आरटीजीएस अब दोनों ही फ्री हैं आपको। बस बेसिक अंतर यह है कि नेफ्ट में पैसा किस्तों में जाता है और न्यूनतम सीमा कोई नहीं होती है, ठीक है। और आरटीजीएस में पैसा एक बार में जाता है, लेकिन उसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए होती है, और दोनों की अधिकतम सीमा कोई नहीं है। आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दोनों पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे और भी लोगों को शिक्षा का लाभ मिल सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।